इजरायल और ईरान में सीज फायर का ऐलान करवाने के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नीदरलैंड में चल रहे नाटो समिट में हिस्सा ले रहे हैं। नीदरलैंड के द हेग शहर में आज से नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो समिट शुरू हुआ है। 76 साल पहले बना नाटो अमेरिका के दम पर दुनिया का सबसे मजबूत सैन्य संगठन है। ट्रंप ने यहां पहुंचकर भी सीज फायर का सेहरा सबसे पहले अपने सिर पर बांधा है। लेकिन दुनिया में पिछले 36 घंटों से चर्चा इस बात को लेकर चल रही है कि ट्रंप ने अचानक सीज फायर का फैसला क्यों करवाया। अब क्यों ट्रंप कह रहे हैं कि युद्ध में हम नहीं कूदेंगे। अक्सर गांवों में इस तरह की कहानी देखने को मिलती है, जब एक दबंग व्यक्ति उकसाकर गांव में दो गुटों की लड़ाई करवा देता है। एक को कहता है कि हम तुम्हारे पीछे हैं, तुम आगे बढ़ो, डरो मत, और अचानक ही वो सीन से फिर गायब हो जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ है ईरान इजराइल के युद्ध में। अमेरिका ने वही किया जो गांव की कहानी में दबंग का किरदार करता है। ट्रंप की डिटेल स्टोरी आपके सामने हम रखेंगे, लेकिन उसके पहले ईरान इराक में युद्ध विराम के बाद आज क्या हुआ है वो जान लीजिए। आज दोनों देशों ने एक दूसरे के खिलाफ कोई सैन्य कार्रवाई नहीं की। ईरान में अब कम्युनिकेशन सिस्टम पटरी पर लौट रहा है। ईरान के मारे गए कमांडर और वैज्ञानिक को शनिवार को अंतिम संस्कार उनका किया जाना है। इजराइल में अंडरग्राउंड फैसिलिटी से मरीजों को बाहर निकालने का काम भी जारी है। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर है वो ये कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम के नुकसान को लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। अमेरिका के भीतर ही अब दो तरह के दावे सामने आ गए हैं और इजराइल भी संतुष्ट नहीं है। ईरान भी अपने पत्ते पूरी तरह से नहीं खोल रहा और सवाल पूछा जा रहा है कि जो अमेरिका लगातार ईरान को धमकी पर धमकी दे रहा था, जब युद्ध में उसे सीधा उतरने की जरूरत नहीं थी, युद्ध में कूदकर उसने ईरान के परमाणु कार्यक्रमों को पूरी तरह से ध्वस्त करने की बात कही, फिर ट्रंप ने युद्ध से पैर अचानक पीछे क्यों खींच लिए। ईरान की जंग में अमेरिका ने 14 बंकर बस्टर बम और 30 टॉमहॉक मिसाइलों से हमला किया। ट्रंप लगातार दावे कर रहे हैं कि हमने ईरान को बहुत बड़ा नुकसान किया है। अब ईरान की ओर से भी इस बात को स्वीकारा गया है कि 22 जून को अमेरिकी हमलों से उसके परमाणु ठिकानों को कुछ नुकसान पहुंचा है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल वाघई ने इसकी पुष्टि की है। हालांकि वाघई ने इसकी डिटेल शेयर करने से मना कर दिया। वहीं नाटो समिट में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से कहा गया कि 12 दिन ईरान के लिए काफी बुरे दिन थे। ईरान को नर्क से गुजरना पड़ा, जिसके बाद परमाणु हथियार बनाने की इच्छा उसे छोड़नी पड़ी। ये राष्ट्रपति ट्रंप के दावे हैं, जिसे ईरान कतई मानने को तैयार नहीं है। ना ही उसकी ओर से यह कहा गया कि वो अपने परमाणु कार्यक्रम को रद्द या स्थगित करने जा रहा है। इसलिए अब सवाल यह है कि अमेरिका द्वारा युद्ध में कूदने के बाद अचानक ऐसा क्या हुआ कि उसने सीज फायर की पूर्णाहुति की घोषणा की और फौरन इस युद्ध से बाहर निकल आया। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को डील पसंद है, युद्ध नहीं। क्या इसीलिए उन्होंने इस जंग में सांकेतिक हिस्सा लिया? ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर बमबारी की और आनन फानन में युद्ध विराम करा दिया। क्या ईरान के परमाणु केंद्रों पर हमले भी प्रतीकात्मक ही थे? इस सवाल की तस्दीक अमेरिका की एक लीक खुफिया रिपोर्ट से हुई है। इस रिपोर्ट पर अमेरिका में कैसे हंगामा मचा हुआ है, आखिर क्यों ट्रंप इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद भड़क गए हैं, इस रिपोर्ट से सुपर पावर की छवि को कितनी बड़ी चोट पहुंची है, यह आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन अभी एक बड़ा सवाल जो आज की सबसे चर्चित खबर रही कि क्या ट्रंप इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से नाराज हैं? ट्रंप खुलकर इजरायल को नसीहत क्यों दे रहे हैं? क्या नेतन्याहू की वजह से ही ट्रंप को अपने सिर पर ना चाहते हुए भी युद्ध में उतरने का कलंक उठाना पड़ा? क्या ट्रंप इस कदर खफा हैं कि उन्होंने एक ही धर्म कांटे पर ईरान और इजरायल दोनों को तौल दिया है? सबूतों के साथ ट्रंप की नाराजगी की मुकम्मल कहानी भी आपके सामने रखने वाले हैं। बारह दिन के युद्ध पर विराम। ईरान इजराइल को भारी नुकसान। युद्ध के बाद बर्बादी का मंजर। फोर्डो पर अमेरिका की बमबारी बेकार। ईरान के परमाणु कार्यक्रम की बर्बादी पर ट्रंप का झूठा दावा। यह बात दुनिया अच्छी तरह से जानती है कि ट्रंप एक मजे हुए कारोबारी हैं। उन्हें युद्ध में डॉलर जलाना कतई पसंद नहीं। वो दूसरे देशों के युद्ध में अमेरिका के कूदने को फिजूल मानते हैं।
शायद यही वजह है कि उन्होंने बेमन से ईरान के खिलाफ इजराइल की मदद की। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अमेरिका का बंकर बस्टर बम भी खोखा निकला? क्या जिस शक्तिशाली बम को फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट की तबाही का इकलौता हथियार बताया जा रहा था, वो ईरान के परमाणु केंद्रों को बर्बाद करने में पूरी तरह से नाकाम रहा? क्योंकि ऐसे दावे कोई और नहीं बल्कि अमेरिका का मीडिया कर रहा है। वहां के दो बड़े मीडिया हाउस ने एक लीक खुफिया रिपोर्ट का हवाला देकर राष्ट्रपति ट्रंप के दावे को झुठला दिया है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक यह लीक रिपोर्ट डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी यानी कि DIA की है, जो अमेरिका के डिफेंस हेडक्वार्टर पेंटागन की खुफिया एजेंसी है। सूत्र बताते हैं कि ईरानी परमाणु ठिकानों पर हमले के बाद US सेंट्रल कमांड ने नुकसान का आकलन किया, जिसके आधार पेंटागन की डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी ने रिपोर्ट तैयार की। इस रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका हमले के बाद भी ईरान का संवर्धित यूरेनियम भंडार पूरी तरह से सुरक्षित है, उसको बहुत बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा है। खासकर वो सेंट्रीफ्यूज भी महफूज है जिनके जरिए यूरेनियम को संवर्धित किया जाता है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी हमलों से पहले ही ईरान ने संवर्धित यूरेनियम भंडार को वहां से निकाल लिया था। इस तरह से DIA के आंकलन के अनुसार ईरान के परमाणु कार्यक्रम को सिर्फ कुछ महीने ही पीछे करने में अमेरिका को कामयाबी मिली है, जबकि ट्रंप बार बार ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह से खत्म करने के दावे कर रहे हैं। इस रिपोर्ट के लीक होने के बाद भी वो अपने दावे पर पूरी तरह से कायम है। साथ ही अपने देश के दो बड़े मीडिया हाउस की खबरों को वो फेक न्यूज करार दे रहे हैं। What's your reaction to the intelligence reports saying that the Iranian nuclear sites were only partially devastated, not entirely? Yeah, well, they said it was actually the report said it could have been very. They don't know. I mean, they did a report. I could have Pete talk to it because his department did the report. They really don't know. I think Israel's going to be telling us very soon because Bibi is going to have people involved in that whole situation. We hear it was obliteration. It was a virtual obliteration. When you take a look at the ground above, don't forget the flame is all underground. But everything above, if you look at the before and the after picture, everything above is burned black. The trees, everything. There's one building, but that's a building that sunk substantially into the granite, so that the fire goes right over it. It was, I believe, it was total obliteration. I believe they didn't have a chance to get anything out because we acted fast. If it would have taken 2 weeks, maybe, but it's very hard to remove that kind of material. Very hard and very dangerous for them to remove it. Plus, they knew we were coming, and if they know we're coming, they're not going to be down there. राष्ट्रपति ट्रंप अपने दावे को सही साबित करने के लिए तमाम तरह के तर्क भले ही दे रहे हों, लेकिन व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने लीक रिपोर्ट को सही बताया है, सही करार दिया है। उन्होंने बेहद गोपनीय रिपोर्ट को लीक करने पर नाराजगी भी जताई, नाखुशी जताई। इसे ट्रंप को नीचा दिखाने और B-2 बॉम्बर के पायलट को बदनाम करने की साजिश करार दिया, जबकि रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने तो इसकी FBI से जांच का भी ऐलान कर दिया है, जो इस वक्त नाटो की मीटिंग में शामिल होने के लिए ट्रंप के साथ नीदरलैंड में हैं। Of course, we're doing a leak investigation with the FBI right now because this information is for internal purposes, battle damage assessments, and CNN and others are trying to spin it to make the president look bad when this was an overwhelming success. अब अगर वाकई ईरान के परमाणु ठिकानों को बर्बाद करने में अमेरिकी हमले नाकाम रहे, तो ये B-2 बॉम्बर और बंकर बस्टर बम GBU-57 ही नहीं बल्कि अमेरिका की साख को भी बड़ा बट्टा लगने वाला है। अमेरिका ने 22 जून को ईरान के फोर्डो समेत 3 परमाणु ठिकानों पर हमले किए। फोर्डो और नतांज पर 14 बंकर बस्टर बम गिराए। इन हमलों में ईरान के तीनों ही परमाणु केंद्रों को हमेशा के लिए खत्म करने का दावा किया, लेकिन ईरान ने अमेरिका के ऐसे हर दावे को सिरे से खारिज किया। आज भी उसकी ओर से कहा गया कि अमेरिकी हमलों से पहले ही परमाणु ठिकाने खाली हो चुके थे, वहां से संवर्धित यूरेनियम को हटाया जा चुका है। यही वजह है कि हमलों के बाद कोई रेडिएशन नहीं हुआ। इस बात में दम भी है कि अगर वहां पर संवर्धित यूरेनियम रखे होते तो यकीनन बमबारी के बाद रेडिएशन का खतरा रहता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सैटेलाइट तस्वीरों में भी साफ दिखा कि 19 जून को 16 कार्गो ट्रक फोर्डो परमाणु केंद्र की सुरंग के करीब दिखे, यानी हमलों से पहले ही इन ट्रकों को में यूरेनियम भरकर किसी महफूज ठिकाने तक पहुंचा दिया गया। कुछ इसी तरह नतांज और इस्फहान परमाणु केंद्रों से भी ट्रकों के काफिले निकलने के दावे सामने आए।
यानी ईरान के 400 किलोग्राम संवर्धित यूरेनियम के पूरी तरह से सुरक्षित होने की बात झूठी नहीं हो सकती। कहा यह भी जा रहा है कि अमेरिका के हमले में फोर्डो और नतांज के अंडरग्राउंड परमाणु ठिकानों को कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा। बमबारी में सिर्फ इन ठिकानों की सुरंगों के दरवाजे ही बंद हुए और यहां तक कि जमीन के ऊपर खड़ी इमारत भी जस की तस कायम है। तभी अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भी 22 जून के एक इंटरव्यू में यह बताने में नाकाम थे कि ईरान के संवर्धित यूरेनियम भंडार का स्टेटस क्या है। Do you have 100% confidence that Iran's nuclear sites were totally destroyed? Well, Kristen, I'm not going to get into sensitive intelligence about what we've seen on the ground there in Iran, but we've seen a lot, and I feel very confident that we have substantially delayed their development of a nuclear weapon, and that was the goal of this attack. That's why it was a success. And of course, what happens next, again, Kristen, is up to the Iranians. फिलहाल ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिका, इजरायल और ईरान तीनों के अलग अलग दावे हैं। ट्रंप के मुताबिक ईरान के नक्शे से उसके 3 परमाणु केंद्रों को पूरी तरह से मिटाया जा चुका है। ईरान का परमाणु कार्यक्रम खत्म हो चुका है, जबकि इजरायल के मुताबिक ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम 2 साल पीछे हो चुका है। वहीं ईरान का कहना है कि उसके यूरेनियम भंडार सुरक्षित हैं। ऐसे में शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम आगे भी जारी रहेगा, यानी कि ईरान न झुकने को तैयार है, न रुकने को तैयार है और वो अपने कार्यक्रम आगे जारी रखने का भी दावा कर रहा है। ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम पर बहुत बड़ा फैसला भी ले लिया है। उस फैसले के बारे में आपको बताएं, उससे पहले देखिए कैसे ईरान पर हमला कर अमेरिका अब अपने दोस्तों के बीच ही घिर चुका है। Voir l'Iran se doter de l'arme nucléaire, nous considérons avec constance depuis le début que c'est par la voie diplomatique et technique que cela peut se faire. Et je le dis parce que j'entends beaucoup de commentateurs qui au fond vous renvoient à une forme d'inefficacité quand vous फ्रांस के राष्ट्रपति को आप सुन रहे थे। ये साफ है कि यूरोप के देश ये नहीं चाहते कि ईरान परमाणु बम बनाए, लेकिन फ्रांस जैसे देश को यह भी पसंद नहीं कि ईरान पर अमेरिका बम बरसाए। ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को शांतिपूर्ण बताता है। बड़ी बात यह है कि उसकी एटमी उड़ान को अमेरिका ने ही पंख दिए थे। सबसे पहले अमेरिका ने ही ईरान को परमाणु रिएक्टर गिफ्ट किया। 1960 के दशक में अमेरिका ने ईरान को एक छोटा परमाणु रिएक्टर गिफ्ट किया था। इसका नाम तेहरान रिसर्च रिएक्टर था। हालांकि तब वहां अमेरिका समर्थक हुकूमत थी, लेकिन अब इस मुल्क में अमेरिका विरोधी इस्लामिक सरकार है, जो इजराइल और अमेरिका को रत्ती भर भी पसंद नहीं करती, अपना दुश्मन मानती है। सच ये भी है कि ईरान ने परमाणु अप्रसार संधि पर भी दस्तखत किया है। ऐसे में वो परमाणु बम नहीं बना सकता, लेकिन आरोप है कि ईरान ने संधि के नियमों से उलट 60% तक यूरेनियम संवर्धित कर लिया है। कहा तो यह भी जाता है कि उसके पास 10 परमाणु बम बनाने लायक यूरेनियम हर वक्त तैयार है। अब तक ईरान के परमाणु ठिकाने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की पहुंच में रहे हैं, लेकिन अब ईरान की संसद ने इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के खिलाफ बड़ा फैसला ले लिया है। दरअसल ईरान की संसद ने एक बिल पास कर IAEA से सहयोग स्थगित करने का निर्णय लिया है। इस बिल का मकसद IAEA के लोगों को ईरान के परमाणु ठिकानों तक पहुंच पर अंकुश लगाना है। ईरान का यह फैसला इजराइल और अमेरिका के हालिया हमलों का सीधा जवाब माना जा रहा है। जाहिर है इससे ईरान और पश्चिमी देशों के रिश्ते और बिगड़ेंगे। इससे 12 दिन के युद्ध के बाद शांत हुए पश्चिम एशिया में एक बार फिर अशांति का दौर लौट सकता है। और कौन जानता है कि इस युद्ध के बाद आक्रोशित ईरान परमाणु परीक्षण कर खुद को दुनिया की 10वीं एटमी ताकत घोषित कर दे। यानी ईरान का परमाणु कार्यक्रम खत्म हुआ ही नहीं, ट्रंप के माथे पर युद्ध का कलंक अलग से लग चुका है, क्योंकि ट्रंप हमेशा से कहते आए कि अगर वो राष्ट्रपति होते तो रूस यूक्रेन में युद्ध नहीं होता, लेकिन इजरायल ने जंग छेड़ दी तो ट्रंप को मजबूरन इसमें कूदना पड़ा। हालांकि जल्द ही युद्ध विराम का ऐलान कर वो पीछे भी हट गए, लेकिन इस बीच उन्हें अपने 7B-2 बॉम्बर और 14 पायलट दांव पर लगानी पड़ी। 14 बंकर बस्टर बम फोड़कर करीब 2 लाख किलोग्राम बारूद फूंकने पड़े। इसमें अमेरिका के $280 मिलियन बर्बाद हो गए। अमेरिका ने ईरान पर 30 टॉमहॉक मिसाइलें भी दागी। इसमें अमेरिका को $39 मिलियन गंवानी पड़ी, जो ट्रंप की युद्ध विरोधी खर्च कटौती और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन नीति के बिल्कुल ही उलट है। क्या यही वजह है कि युद्ध विराम के बाद भी वो इजराइल से बेहद खफा हैं, जिसका इशारा पहले सोशल मीडिया पोस्ट में इजराइल और ईरान को एक तराजू पर तौलकर किया, फिर युद्ध विराम तोड़ने के लिए ईरान से ज्यादा इजराइल को फटकार लगाने लगे। I'm not happy with Israel.
You know, when I say, okay, now you have 12 hours, you don't go out in the first hour and just drop everything you have on them. So I'm not happy with them. I'm not happy with Iran either. But I'm really unhappy if Israel's going out this morning because of one rocket that didn't land, that was shot, perhaps by mistake, that didn't land. I'm not happy about that. इजराइल से ट्रंप की नाराजगी का आलम यह है कि उन्होंने नीदरलैंड पहुंचने पर भी इसे जाहिर किया। उन्होंने नाटो महासचिव से बातचीत में ईरान के साथ साथ इजराइल को भी स्कूली बच्चा करार दिया। Daddy has to sometimes use strong language to You have get to us use off. strong language. Every once in a while, you have to use a certain word. Daddy has to sometimes use strong language to You have get to us use off. strong language. Every once in a while, you have to use a certain word. ABP न्यूज आपको रखे आगे।